ओनली 5 months लेफ्ट फॉर नीट 2026। तो बच्चे को क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? मैंने तो कैलकुलेट कर रखा है 154 डेज। राइट, जो बच्चों का ड्रीम होता है कि अंडर 100 रैंक आ जाए, हम एम्स न्यू दिल्ली चले जाएं, मौलाना आज़ाद चले जाएं, लेडी हार्डिंग चले जाएं। ये वो इंस्टीट्यूट है मतलब जो सपने बस आते हैं बच्चे, या KZMU चले जाएं। तो जब मन में इन इंस्टीट्यूशंस को आता है तो उनको लगता है कि हम जाएंगे तो इन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। तो वो कितने बच्चे हैं जिनके आपने सपने इस तरह से सजोए? जैसे कहते हैं माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। आपको काउंसलिंग में जब भी बच्चे मिलते होंगे तो 90% बच्चों ने यही कहा होगा, मुझे आता तो था, हम कर नहीं पाए। आज के इंडियन सोसाइटी में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। शादी और ये सब सोशल इश्यूज हैं, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। मैंने पूछा कि तुमने इतनी मेहनत कैसे किया? तो उसने कहा सर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, घर पे ना खेत है ना घर है, पिताजी मजदूरी करते हैं। तो पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। ये ललक एक जो जज्बा पहले बच्चों में देखने को मिलता था ना, तो वो बड़ा प्योर होता था। हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी? तो नीट 2025 की जो काउंसलिंग थी वो खत्म हो चुकी है। आज के जो पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के बारे में, कि जो नीट का एग्जामिनेशन है लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया था, इस बार कैसा आएगा। आज के इस पॉडकास्ट जो गेस्ट हैं डॉक्टर शहनवाज खान सर हैं। 20+ ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत सालों से लखनऊ शहर में बॉटनी पढ़ा रहे हैं। करेंटली अभी ग्रेविटी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर बॉटनी पढ़ा रहे हैं, एकेडमिक डायरेक्टर भी हैं। तो मोस्ट वेलकम है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में और इस शो में, बिकॉज 2026 की कड़ी में ये पहली कड़ी आपके साथ में है, जिसमें हम इस पॉडकास्ट के जरिए आपकी जर्नी भी जानेंगे, प्लस स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। मेरे भी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी पर बात करेंगे। अगर आपकी जर्नी में हम बात करें तो कैसे कोचिंग की शुरुआत हुई? एक्चुअली मैं मास्टर्स करने के बाद जो है जी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था जी 2003 में लास्ट अटेम्प्ट मेरा था। ओके और जो मेरे टीचर थे डॉक्टर NK वाजपेयी सर, उन्होंने मुझे पढ़ाया था। जी उनकी एक कोचिंग चलती थी, तो उन्होंने कहा आपने अब इंटरव्यू और सब दे लिया है और थोड़ा से अब यहाँ पढ़ा दो, कोचिंग में ध्यान दो। हाँ। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ाया नहीं है, तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे तो हो। और ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड उन्होंने हमें सिखाया, तमाम चीज़ें, मौका दिया। और तब से फिर मैं स्टार्ट हो गया इसी शहर में और मोर देन 22 ईयर्स हो गए। ओके ग्रेट। हम लोगों को सक्सेस भी मिली, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसी शहर में, डॉक्टर हैं। और इस साल भी KGMU में जो गोल्ड मेडलिस्ट बच्चा था अनन्या गुप्ता, वो भी जो है मेरा स्टूडेंट रहा है। ओह ग्रेट। अगर हम बात करें कि आपने अपनी पूरी जर्नी में जो गुड रैंकर्स होते हैं ना, मतलब जो बच्चों का ड्रीम होता है कि अंडर 100 रैंक आ जाए, हम एम्स न्यू दिल्ली चले जाएं, मौलाना आज़ाद चले जाएं, लेडी हार्डिंग चले जाएं। ये वो इंस्टीट्यूट है मतलब जो सपने बस आते हैं बच्चे, या KZMU चले जाएं। तो जब मन में इन इंस्टीट्यूशंस को आता है तो उनको लगता है कि हम जाएंगे तो इन इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे। तो वो कौन कौन, मतलब कितने बच्चे हैं जिनके आपने सपने इस तरह से सजोए? एक तो ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स बन गए, एक ये है कि टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट में चले गए। जब मैंने लखनऊ में टीचिंग स्टार्ट किया था जी तो शुरू के 3 सालों में एम्स दिल्ली लखनऊ से एक भी बच्चा नहीं गया। और तब हमने ये अपना ऑब्जेक्टिव बनाया कि हम जो है एम्स दिल्ली ज़रूर भेजेंगे बच्चों को। और मुझे पहली कामयाबी 2008 में मिली, और रैंक 1 तो नहीं मिली, बाद में मुझे रैंक 1 भी मिली जी। बट वो खुशी मुझे आज भी याद है। कौन सी ईयर में आपने रैंक 1 दी थी? तो UP CPMT में 2008 में पहली बार रैंक 1 को दिया। फिर 2016 एंड 2019 में यूपी में रैंक 1, और 2020 में ऑल इंडिया रैंक 1 एक बच्चा आया, शोएब आफ्ताब।
उसके डिस्प्यूट सोशल मीडिया और चैनल और तमाम बहुत सारे लोग क्लेम करते बहुत सारे लोगों ने क्लेम किया। मेरा बहुत लिमिटेड टाइम का क्लेम है। जब कोटा से लॉकडाउन में बच्चे बाहर किए गए जी, तब से लेके एग्ज़ाम तक में 5 मंथ्स का था टाइम पीरियड था जो मेरे टच में रहा। हम लोगों ने उस समय जो है, क्योंकि बच्चों के साथ काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट था, उनका हेल्थ इशू बहुत इम्पॉर्टेंट था, टीचिंग तो इम्पॉर्टेंट थी ही। राइट सर। थोड़ा सा अगर नीट के पैटर्न को लास्ट 3 to 5 ईयर अगर ऑब्जर्व करें तो कभी पैटर्न बदल जाता है, कभी पेपर का लेवल बहुत इजी हो जाता है, कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? मतलब बीइंग अ टीचर कि अगर कनेक्ट करना हो भाई, आपका मान लीजिए सल खुद का बच्चा हो, कोई फैमिली का, वो तैयारी कर रहा हो, एक तो कोचिंग में आप रोज़ पढ़ा ही रहे हैं, बट बच्चे को आप कैसे समझाएंगे कि भाई कि आपकी किस तरह से प्लानिंग आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी? मतलब इजी की प्रैक्टिस करें या टफ की प्रैक्टिस करें? नीट का जो एग्ज़ाम है वो अंडर एक्सपेरिमेंट रहा है पिछले कई सालों से। कभी उसमें कोर्ट केस आ जाता है, कभी सिलेबस चेंज हो जाता है, कभी उसका लेवल चेंज हो जाता है, कभी पैटर्न भी इस बीच चेंज हुआ है। पहले 200 कभी पेपर लीक भी हो जाता है। हाँ, ये भी हुआ है। और पिछले साल तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डांट लगाई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर भी इन्हीं हालात में बच्चे अपना एग्ज़ाम देते रहे। अगर एक बच्चे को शुरुआत करनी हो तो मुझे लगता है कि हमारे लिए एक बेसिक चीज़ है हर सब्जेक्ट में, वो है एनसीईआरटी की किताबें और 11-12 का सिलेबस। शुरू से इसी तरह से करना चाहिए। कभी भी उसे पिछले साल के पेपर को टारगेट करके नहीं चलना चाहिए और उसको एकदम माइंडसेट में बैठा के नहीं चलना चाहिए। पहले हम सिलेबस अपना तैयार कर लें, फिर उसके बाद लेवल ऑफ हार्डनेस चेक करेंगे, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन करते क्या है बच्चे की, पहले पिछले साल का पेपर अपने माइंडसेट में ले आते हैं। हाँ, बहुत सारे टीचर्स भी इस बात को बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, पिछले साल के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, उससे प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपीरियंस टीचर और इन सब से हमें एग्जामिनर के माइंडसेट का पता चलता है कि एग्जामिनर किसी टॉपिक को किस तरह से प्रेजेंट करता है बच्चे के सामने। लेकिन हमारा सिलेबस कंटेंट जो है, बेसिक्स जो है, वो हमें तैयार करना चाहिए। जैसे हम जब अपने यहाँ स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलर, तो हम क्लास 9, 10, 11, 12 की छोटी छोटी बातों से उसको उस लेवल पे लाते हैं कि यह फिज़िक्स का टीचर कम से कम 15 दिन बेसिक मैथ्स पढ़ाता है। तो मुझे लगता है कि ये पैटर्न होना चाहिए। कभी भी बच्चे को ये नहीं जाना चाहिए फर्स्ट टेस्ट में उसके मार्क्स कम आए, सेकंड में कम आए तो डिप्रेशन में आ जाए। नहीं, अभी तो उसने प्रिपरेशन ही नहीं की है कायदे से। तो ये थोड़ा पेशेंस का काम है नीट का एग्ज़ाम, और थोड़ा लेबर ज़्यादा चाहिए इसमें। अगर IQ भी कम है तो भी चलेगा। एक चीज़ अगर और देखें कि अगर पिछले कुछ सालों में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, बीइंग अ करियर काउंसलर, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है, जो ड्रॉपर्स बच्चे हैं उनके सिलेक्शंस उतने अच्छे नहीं हो रहे हैं जितने अपीयरिंग स्टूडेंट्स के हो रहे हैं। देखिए, कंपटीशन का नेचर हर 4-5 साल में चेंज हो जाता है जी, और इस बीच जो चेंज हुआ है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने भी चेंज किया है और ओवरऑल जो चेंजेस आए हैं कि बच्चा बहुत अर्ली स्टार्ट कर रहा है, तो वो बच्चा ड्रॉपर्स को बहुत आसानी से रिप्लेस कर रहा है। आपकी बात को मैं सपोर्ट करने के लिए एक डाटा दे सकता हूँ कि नीट 2025 एंड नीट 2024 में टॉप 200 में 180 प्लस बच्चे 12 अपीयरिंग आए। एंड ओनली टॉप 200 में, टॉप 200 मतलब AIR 1 to 200। हाँ, 200 180 स्टूडेंट्स, 180 मोर देन 180 स्टूडेंट्स जो कि आप 12th अपीयरिंग 12 अपीयरिंग आए। जितने टॉप 10 है सब 12 अपीयरिंग आए। तो देयर इज नो ड्रॉपर। हाँ, नो ड्रॉपर। मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मैंने लास्ट ईयर विजिट किया, तो वहाँ पे ऑल इंडिया कोटे से जितने बच्चे आए थे, नॉट अ सिंगल स्टूडेंट वाज ड्रॉपर। और आजकल कभी लोग, सोसाइटी के लोग मेडिकल कॉलेज जाते हैं, ख़ास तौर से जो टॉप क्लास के मेडिकल कॉलेजेस हैं जी। हम यहीं RML मेडिकल कॉलेज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और KGMU देख रहे हैं। इन कॉलेजेस में जाएं
तो लगता है बड़े छोटे छोटे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। 17 साल एज 18 बहुत साल कम है, 17 साल बहुत ज्यादा 18 साल उन्होंने में ड्रॉप 12 नहीं अपियर किए। होते ही आ गए कॉलेज में। जो पहले हमें डॉक्टर को देख के लगता था कि ये थोड़ा मेच्योर है, अब वो थोड़ी कमी दिख रही है और बहुत यंग बच्चे हैं। मैं उसको बोलूंगा कमी नहीं है, वो तो बेटर वन है, शार्प better माइंड है, बहुत सही इसमें समय कोई पे नहीं। अच्छे सिलेक्शंस हो रहे हैं। वो हमारी मेडिकल साइंस के लिए बेहतर है और वजह यह है कि ये बच्चों को ज़्यादा समय मिलेगा रिसर्च करने का, काम करने एग्जैक्टली, उनकी पीजी बहुत टाइमली हो जाएगी अगर Timely उस तरह से देखें हम तो। एक अगर आपसे पूछा जाए कि अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज में नीट 2026 में किसी बच्चे को सिलेक्शन चाहिए तो कितने मार्क्स बच्चे को लाने होंगे? देखिए, ये एक तो $1 मिलियन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर जी। हर साल बदल जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर कोई कब तभी दे सकता है जब पेपर सामने आ जाए। लेकिन मेरा मानना है कि 550 to 560 मार्क्स अगर 2026 में कोई स्टूडेंट ले आता है, डेफिनेटली विल गेट द कॉलेज। उसकी वजह है कि जो एनटीए ने इस साल कमेटी बनाई, जो एनटीए ने इस साल लोगों से सजेशंस लिए हैं, तो सभी ने ये बात सजेस्ट किया है कि पेपर इतना आसान नहीं होना चाहिए जितना पिछले सालों में आया। हाँ, उतना टफ भी नहीं होना चाहिए जितना 2025 में आया। अच्छा, एक प्रिपरेशन करते समय बच्चों से एक ड्रॉबैक है। जैसे 2025 में फिजिक्स का पेपर टफ आ गया, तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट इज ट्राइंग फिजिक्स। और पिछले कई सालों का, मुझे 22 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने देखा कॉन्जिक्यूटिव ईयर में किसी सब्जेक्ट का पेपर टफ नहीं आया। कंसिस्टेंटली नहीं आया है, नहीं आया, पैटर्न चेंज हो जाता है। Pattern कभी फिजिक्स अगर टफ है तो अगले साल फिजिक्स ये है कि एवरेज आएगी, मतलब तो मैं मॉडरेट भी आप नहीं कह सकते उसको। फिर मैं सजेस्ट करूंगा बच्चों को कि पहले सिलेबस कंप्लीट करें तब लेवल की बात करें। ओके, तो जैसे मेरा क्वेश्चन ये था कि नीट 2026 में सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए वापस से पूछ रहा हूँ कि कितने मार्क्स चाहिए बच्चों का, एटलीस्ट कितने टारगेट करने चाहिए? 550 प्लस मार्क्स। 550 प्लस। इस साल 520 के आसपास मिला है यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, क्योंकि मैं यहाँ यूपी को स्टैंडर्ड मान के बात कर रहा हूँ। हाँ, तो 520 मार्क्स पे जनरल एंड ओबीसी को मिल गया है। तो मैं चाहूँगा कि इतने मार्क्स 550 आवें। और हमेशा से ये हमने ट्रेंड देखा है कि एटलीस्ट 30 मार्क्स प्लस करके ही लास्ट ईयर की मेरिट में स्टूडेंट्स को अपना स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। राइट। अगर हम आपके सब्जेक्ट की बात करें, बॉटनी की, तो बॉटनी में आए लास्ट ईयर 180 में से 180। अब इस टॉपिक को तो हम सोच रहे थे कि हमसे नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि दिन भर बॉटनी पढ़ाता रहता हूँ। नहीं, अब हम बॉटनी में ही आएंगे, थोड़ा सा और बॉटनी में जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि भाई बायोलॉजी में अगर टोटल 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं। देखिए, बायोलॉजी के जो सब्जेक्ट दो हैं, जूलॉजी और बॉटनी, तो जूलॉजी में थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है और अभी भी नॉलेज जो है वो ट्रेडिशनल है। लेकिन बॉटनी में मॉडर्न सब्जेक्ट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो थोड़ा से जैसे कोई पेरेंट अगर पढ़ाना चाहे अपने बच्चे को तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बॉटनी में, लेकिन बिल्कुल मैथमेटिकल अप्रोच का सब्जेक्ट है और मार्क्स 180 आउट ऑफ 180 नॉर्मली लाए जा सकते हैं। तो बस ये है कि बच्चे को अपना एक नोट्स बनाना चाहिए जी, और नोट्स बनाने के बाद उसको बार बार एनसीईआरटी में मर्ज करते रहना चाहिए। एक और प्रॉब्लम आती है बच्चों के सामने, पर्टिकुलरली बायो सब्जेक्ट के लिए। सब लोग कहते हैं एनसीईआरटी की किताब पढ़ लो। मैं भी कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन पढ़ लो नहीं, एनसीईआरटी एक्सप्लेन्ड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एनसीईआरटी के सिलेबस में 2 किताबें और हैं, वो भी इंक्लूड करना चाहिए। एक एग्जाम्पलर के नाम से क्वेश्चन बैंक है एनसीईआरटी का, और एक प्रैक्टिकल बुक है। आमतौर पे छूट जाता है। और एक्चुअली क्या करते हैं बच्चे, जब कोचिंग करने लगते हैं, कोई कोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो वो उसी पे फोकस्ड
ट्रस्ट करते हैं और वहीं हो जाते हैं। तो ये टीचर्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है कि वो पहले एक बार अपना सिलेबस ज़रूर देख लें। जैसे नीट का सिलेबस आता है, नीट के सिलेबस में 3 जगह लिखा है अप टू प्रैक्टिकल सिलेबस। इसका मतलब ये होता है कि हमें जो है प्रैक्टिकल बुक देखनी तो होगी। तो ये हमसे मिस हो जाता है, तो हमें लगता है कि ये एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आ गया। नहीं, ये विद इन दीज 3 बुक्स एंटायर सिलेबस एंड क्वेश्चन सब कुछ है। कितने क्वेश्चंस आते होंगे ये जो आप 2 बुक्स की बात कर रहे हैं? इन बुक्स से कभी कभी क्वेश्चन 4 to 5 आ जाता है, लेकिन क्योंकि 360 आउट ऑफ 360 लाना है तो वो 4 भी बहुत है जी। नीट के पैटर्न को लेके एक बात और है, जैसे बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादातर बच्चों का हाथ थोड़ा तंग होता है, तो बायो में ठीक होता है। बायो में मुझे जो लगता है कि बच्चा बायो में ही ज़्यादा समय तक वर्कआउट करता रहता है। और उसका एक बहुत दफ़ा अगर ड्रॉपर्स की हम बात करें तो फेल होने का रीज़न ये भी है कि वो ड्रॉपर जो है वो सिर्फ बायोलॉजी पे वर्कआउट कर रहा है, बाकी सब्जेक्ट को वो सब सेकेंडरी समझ रहा है। कि ये देखिए हर एग्ज़ाम का मसला है कि जो आपकी कमियां हैं पहले वो दूर करिए। आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आ रहा और आप बायो पढ़ते जा रहे हैं, अब बायो में 360 के अलावा थोड़ी मार्क्स मिल जाएंगे, तो मिलेंगे होते हैं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर नीट के एग्ज़ाम में किसी बच्चे के बायो में मार्क्स कम हो गए तो सेलेक्ट होना मुश्किल है, और अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आ गए तो उसका कॉलेज अच्छा मिलेगा। ये ट्रेडिशन पिछले कई सालों से समझ गए। वो जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो ऊपर का जो गैप है वो फिल कर रहा है, जो जैसे गुड रैंक की तरफ जो ले जाता है, बढ़ाने में बड़ा मदद करता है। हाँ, थोड़ा सा अगर हम और इसको देखें कि अगर एक बच्चे को बड़ी सटीक प्लानिंग करनी हो और वो मान लीजिए 2 साल 3 साल से ड्रॉप कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल उसके पास में लास्ट ड्रॉप है, लास्ट अटेम्प्ट है कि ये इस दफ़ा बस देख लेते हैं। बिकॉज लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं नीट के एग्ज़ाम में बच्चों से रिव्यू लेने गया था तो मुझे लग रहा है करीब मुझे 100-200 बच्चे पास अवे कर गए होंगे। कुछ रोते हुए निकल रहे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। तो मैंने पूछा कि क्या हुआ भाई? तो इस बार बच्चों के मन में ये है कि बस ये आखिरी ड्रॉप है यार, इसके बाद मेरे से नहीं हो पाएगा। तो जो लास्ट ड्रॉप है एक तरह का ये, तो इसमें अगर बच्चे को सिलेक्ट होना हो, अपने टाइम को प्रॉपर मैनेजमेंट करना हो, या एज एन टीचर आपने ऑब्जर्व किया होगा आमतौर पे बहुत बार स्टूडेंट्स कॉमन मिस्टेक्स करते हैं और वो उसको डिसिप्लिन में नहीं ला पाते हैं। उनके फेल होने के अपने कुछ रीजंस हैं। ये एक नीट के लिए, मेडिकल के लिए बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने लखनऊ में पिछले 5 सालों से ऐसे ड्रॉपर बच्चों को इकट्ठा करके ऑलमोस्ट 95% सिलेक्शन दिया। हम उसे SRG बैच कहते हैं, स्पेशल एंकर ग्रुप। सारे ड्रॉपर्स ही हैं उसमें, ड्रॉपर्स ही लेता हूँ और सिर्फ ऐसे ही बच्चे लेते हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कि वो सेलेक्ट हो सकते हैं, उनकी कोई कमियाँ हो। अब एक बात, ड्रॉपर स्टूडेंट से गलतियाँ बहुत होती हैं और एक बात की तरफ लोगों का ध्यान नहीं है। ड्रॉपर बच्चा मई में एग्ज़ाम देता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि उसका होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी जुलाई और अगस्त तक इंतज़ार करता है कि काउंसलिंग हो जाए तब स्टार्ट करें, चाहे कुछ पेरेंट्स का सपोर्ट ना मिलता हो कि कैसे कहें कि फिर शुरू करना है, तमाम बातें हैं। लेकिन मुझे लगता है उसे स्टार्ट उसी दिन से करना चाहिए। ये जो 4 महीने का गैप है, टाइम का गैप कोई फिल नहीं कर सकता। आपको ऑलरेडी मैं टाइम मैनेजमेंट पर ही था, बिकॉज ये एक तरह से आपका रिड्यूस हो गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, जैसे अभी लास्ट स्टे वैकेंसी राउंड जो 2 है काउंसलिंग की, MBBS की, जस्ट अभी खत्म हुई है। बहुत बार काउंसलिंग गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स की वजह से डिले भी होती है, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं स्टूडेंट को झेलना पड़ता है। मेरे पास अब बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि सर तैयारी करना है और काउंसलिंग में गए थे, नहीं हुआ। किसी के 510 मार्क्स हैं, 513 मार्क्स हैं। मुझे लगता है ऐसे बच्चों ने अपना 5 मंथ्स वेस्ट कर दिया और ये मैनेजेबल नहीं है, और ये मैनेजेबल नहीं है, राइट। और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, वो 5 महीने उसको मिल नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है अगर किसी को ड्रॉप लेना है तो डे ऑफ एग्जामिनेशन पे जाएं कि मुझे सेलेक्ट होना है,
और लौट के अपनी एनालिसिस करके विद इन अ वीक जो डिसीजन लेना, क्योंकि ऐसा नहीं कर सकते वो कि बाद में तैयारी करें नवंबर में अक्टूबर में, उससे आपका जो समय है वो किल नहीं होगा, हाँ, टाइम किल नहीं हाँ, होगा, राइट। और बार बार रिवीजन करना पड़ता है। फिर ऐसे स्टूडेंट्स को एक एक्सपर्ट टीचर या काउंसलर के साथ मिलना चाहिए जो उससे 1-to-1 उसकी कमियों को मार्क कर सके। राइट, मेरे पास में भी बहुत बार स्टूडेंट्स आते हैं। मैंने एक सर कॉमन चीज़ ऑब्जर्व की है, मेरा ये क्वेश्चन है और एक वो डाइजेस्टेबल नहीं है, हालांकि मैं हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑनर से भी पूछता हूँ, आप टीचर हैं, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि एक बच्चा करीब 5 साल से ड्रॉप कर रहा है और सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो कंसिस्टेंटली पिछले 5 सालों से फीस पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल तो टीचर को पता होता है ना कि इसका सिलेक्शन नहीं होगा, बट फिर भी उसका क्यों एडमिशन क्यों ले लेते हैं? हाँ, ये एक मुझे बात लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो गाइडेंस वाला पाथवे है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास में है नहीं, या बच्चे की जो 1-to-1 मॉनिटरिंग होनी चाहिए वो गायब है कहीं ना कहीं। देखिए, इसमें 2 इश्यूज हैं। हाँ। कहीं कोचिंग और टीचर के लेवल पे भी कोताही है, और दूसरी एक बात और है, कभी कभी बच्चे के जिद भी हमें जो है मजबूर कर देती है कि नहीं लाओ हम इसके साथ 1 साल और काम करें। नहीं, अच्छा, मैं 4 साल और 5 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, 1 साल और काम करें, बिकॉज क्योंकि उसका अगर एक दफा अगर 4 साल काम करने के बाद, उसके साथ तैयारी करने के बाद हमारे कुछ ऐसे रिलेशंस भी बन जाते हैं कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड उसे कह नहीं सकते, और उसकी ज़िद है कि हम करेंगे, तो हमें भी कुछ थोड़ा मजबूर होके करना पड़ता है कि भाई चलो ठीक है। ये तो अभी बच्चे की जिद हो गई। हाँ, कभी कभी पेरेंट्स की भी जिद हो जाती है, पेरेंट्स की भी जिद हो जाती है। दूसरी बात यह है कि उसके सारे ऑप्शंस क्लोज्ड होते हैं। पेरेंट्स की जिद होना ठीक है। पेरेंट्स ने अगर प्लानिंग नहीं की है तो वो इसके अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते, मजबूरी है। जैसे उसने 12 ही अभी कर रखा है, वो अभी सिविल सर्विसेज के लिए नहीं जा सकता, गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं जा सकता, तो ये आसान रहता है कि 1 साल और एक साल करके ये जो है थोड़ा उसका समय बीत जाता है। मेरा प्रश्न वापस उसी पे है, वापस मैं इसमें थोड़ा से एक ऐड ऑन कर दूं। मैं थोड़ा सा और वापस ब्रीफ कर रहा हूँ इसको कि बच्चा, आपने अभी खुद बताया कि करीब टॉप 200 स्टूडेंट्स में से 180 प्लस अपीयरिंग वाले सिलेक्शंस हैं, 20% मतलब 10% बना जाके जो कि ड्रॉपर्स का है। फिर से मैं वही बोलूँगा कि ड्रॉपर्स जब मल्टीपल टाइम्स, मतलब ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, जब मैं काउंसलिंग करता हूँ उनको देख के कष्ट होता है यार कि ये पिछले 5 साल से ड्रॉप कर रहा है और इसको कोई ऐसा आज तक मिला ही नहीं जिसको इसने डायरेक्शन दिया हो। अब यहाँ थोड़ा से हम जो हिंदी बेल्ट में बैठे हुए हैं जी, और क्योंकि हमारे पास रूरल के बच्चे ज़्यादा हैं, हाँ, एक प्रॉब्लम उनके साथ उन 4 सालों में एक और आई कि उनका ना 9th वो बहुत अच्छी स्कूलिंग करके आए, बीच में कोविड ने और डेंट दिया, तो इस वजह से उनको समय लग जाता है उसको अपने आप को उस लेवल में लाने पर। तो बहुत सारे बच्चों के साथ तो ये सेटबैक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि मेरा ये कोचिंग को, टीचर को, पेरेंट को, काउंसलर को 1-to-1 मार्क करके देखना चाहिए कि भाई एक अच्छा स्टूडेंट स्कूल से आया था, पढ़ के आया था और 4 साल लग गए, तो क्या वजह हो सकती है, इसको क्या राय दें, ये है। एक स्टूडेंट जो पढ़ के ही नहीं आया था, अभी 11-12 के लेवल पे ही पहुंच पा रहा है, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। चलिए इसी से क्वेश्चन ले लेते हैं। जो बच्चा अभी 12th अपीयरिंग में होगा, वो अपने बोर्ड एग्जाम भी देगा, वो तो नया प्लेयर है, पहली दफ़ा नीट का एग्ज़ाम देगा, पहली बार आमना सामना होगा, उसको क्या आप सजेशन देना चाहेंगे ताकि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम भी अच्छे से मैनेज कर पाए और प्लस अपना वो नीट का एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से अगर वो नीट की को टारगेट कर रहा है सर, तो मैं चाहूँगा कि वो उसे इतना सजेशन दूंगा कि अभी से थोड़ा वो नीट की प्रिपरेशन अभी दिसंबर तक तो करे, और थोड़ा सा टाइम स्पेयर करके बोर्ड भी देखता रहे। 2 महीने का समय, जनवरी और फरवरी का वो बोर्ड के लिए दे, लेकिन आज भी उसे थोड़ा स्पेयर करना चाहिए, 1 घंटे 1.5 घंटे, और वो अपने शॉर्ट नोट्स या जो स्कूल वालों ने उन्हें प्री बोर्ड दे रखा होगा वो देखता रहे। वरना होता है ना कि अचानक जब वो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन में आता है तो उसे लगता है कि हमने तो कुछ किया नहीं है, तब उसके मार्क्स बोर्ड में कम हो जाते हैं।
तो हम चाहते हैं कि अभी से मेंटली वो थोड़ा फिजिकली और तमाम चीज़ों के से रेडी होता रहे कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है। अच्छा 2 महीने पूरे उसके बोर्ड एग्ज़ाम में जाएंगे, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देगा, फिर थियरी एग्ज़ाम देगा, फिर उसके बाद हाँ बोर्ड के फ़ौरन बाद उसको अपना स्विच ऑन रखना चाहिए, स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए अपने को। बहुत बार डाउन पड़ जाते हैं कि ठीक है अब बोर्ड हाँ, हो गया बोर्ड है। हो गया हाँ। तो थोड़ा ननिहाल हो लें, थोड़ा ददियाल हो लें, एक ट्रिप लगा लें, और इस वजह से तो मैं चाहता हूँ कि टिल एग्ज़ाम में फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम है तो अपना स्विच ऑन रखें। राइट। जैसे एक आजकल कॉर्पोरेट कोचिंग का ट्रेंड चल रहा है, मतलब कोविड के बाद से बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, और आपकी एक रीजनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि ग्रेविटी की हम बात कर रहे थे, तो क्या फ़र्क क्या है, मतलब ग्रेविटी में और ऑनलाइन जो कॉर्पोरेट्स उनमें क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए ये तो खैर हर लेवल पे बहस का मुद्दा है, बट ये है कि कारपोरेट कोचिंग्स के पास बच्चा ज़्यादा है और उनके पास एडवर्टीज़मेंट भी ज़्यादा है, और एक बात वो जो कारपोरेट कोचिंग वाले हैं वो फोकस करते हैं कि उनको एक टॉप रैंक मिल जाए जिसको हम ब्रांडिंग जिससे हम ब्रांडिंग कर पाएँ। हमारा फोकस है कि मोहल्ले मोहल्ले हमारे पढ़ाए हुए डॉक्टर्स हों, तो दोनों में ये फ़र्क है। अच्छा हम ऐसा क्यों सोचते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एडमिशन लिया होगा अगर मैं देखूं तो 3 घर बाद मेरे मोहल्ले में ही रह रहा होगा, तो हमारा उसका रोज का छोटा सामना- मार्केट सही है। छोटा हमारा रोज का सामना उससे होना है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कोताही करने का। मतलब हम मान के चलें कि जो रीजनल कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है स्टूडेंट्स के साथ, प्रैक्टिकल है और रीजनल चीज़ों वन की टू वन समझ मॉनिटरिंग है, है। या हमें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम समझ में आता है कि बच्चा किस स्कूल से आया है, कहाँ से आया है, किस लोकेलिटी से आया है, क्या इसकी वो मेंटेलिटी है, ये हमें समझने में आसानी रहती है। शायद इसीलिए हमारा सक्सेस रेट कंपैरेटिवली उन कारपोरेट से ज़्यादा है। अगर वो 2 लाख बच्चे पढ़ाते हैं और 1000 सेलेक्ट करते हैं, हम 2000 पढ़ाते हैं और 150 सेलेक्ट कराते हैं, तो ऑब्वियस है कि हमारा सक्सेस रेट ज़्यादा है, परसेंटेज ज़्यादा आएगा। परसेंटेज ज़्यादा है। थोड़ा सा हम इसको और देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 32,000 रैंक तक बच्चे को सरकारी कॉलेज मिला है, गवर्नमेंट MBBS मिला है, यस तो उन 32,000 में से कितने ऐसे होंगे जो ऑनलाइन से हुए होंगे, मतलब कॉर्पोरेट कोचिंग इंस्टीट्यूट से होंगे, कितने ऐसे होंगे जो रीजनल कोचिंग इंस्टीट्यूट से देखिए होंगे? ऑनलाइन का सेगमेंट स्पीच बढ़ा है, लेकिन इन 32,000 में से मुश्किल से 2% बच्चे होंगे जिन्होंने एक्सक्लूसिव ऑनलाइन किया, वरना सबने हाइब्रिड मोड ही किया है। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दिया है, क्लासेस ऑनलाइन किया है, या क्लासेस ऑनलाइन की ऑफलाइन किया है, और ये वो किसी न किसी कोचिंग से ऑफलाइन, किसी न किसी टीचर से, काउंसलर से ऑफलाइन टच में ज़रूर रहा है। अच्छा हमारी सोसाइटी की एक परंपरा भी है कि हम बगैर मिले जो है किसी पर ट्रस्ट नहीं करते। ये नॉर्थ इंडियन का थोड़ा सा टेस्ट ऐसा हाँ, है कि हम जब तक फिजिकली मीट नहीं कर लेते तो हमको हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता है। हम पेमेंट देने साउथ का जाते मार्केट ऐसा है कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं तो देखिए, उनका चलता है। वो हमसे थोड़ा टेक्नोलॉजी में एक कदम आगे हैं। हाँ, वो आगे हैं, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ। अच्छा वो ज़्यादा फोकस्ड हैं। अच्छा एक प्रॉब्लम और है साउथ और नॉर्थ में, मैं नीट को लेके कहता हूँ। जैसे साउथ में एडमिशन 480 मार्क्स पे हो गया, हमारे स्टेट यहाँ काउंसलिंग से। स्टेट काउंसिल, हमारे यहाँ जो है 520 मार्क्स पे हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि वो अगर थोड़ी कोताही कर दें तो भी चल जाएगा, और हमारे यहाँ तो बच्चे को 100% यूपी के केस में तो कतई नहीं चलेगा। कतई नहीं जो कट ऑफ आपकी स्टेट कोटे से जाएगी वही ऑल इंडिया कोटे से जाती है लगभग। हाँ, तो सर गवर्नमेंट को इस पे कुछ करना चाहिए, बिकॉज स्टेट की डाइवर्सिटीज हैं देखिए कि जैसे आप बच्चा तो एग्जाम तो सेम दे रहा है, उसका लेवल भी सेम है, बट ये डिफरेंस मुझे लगता है काफ़ी बार बच्चों का मनोबल भी डाउन करता है। सर करता तो है, लेकिन अब ये हमारे रिपब्लिक की जो है प्रॉब्लम है कि हम जो है ऐसा रीजनल जो है स्टेट वाइज सीटें रखते हैं। लेकिन यूपी गवर्नमेंट ने इस बीच काम बहुत किया है और कई मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं। लोग डिस्कशन करते हैं उनकी क्वालिटी पे, और ये है हमारा कहना है कि जो है कुछ तो हो रहा है,
तो बच्चों के लिए बेहतर है। सीट्स अच्छी इंक्रीज हुई हैं। हाँ, अगर लास्ट increase 3 ईयर में देखेंगे या 4 ईयर में, तो करीब 20 कॉलेज बढ़े हैं। हाँ, 20 कॉलेज बढ़े हाँ, हैं। हाँ, हाँ। अभी भी करीब 9 कॉलेजेस रेडी हैं। मुझे लगता है 2026 में वो कॉलेजेस शामिल हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग, लेकिन सबकी अपनी लिमिटेशंस हैं। गवर्नमेंट के लिमिटेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिमिटेशंस है। राइट। तो हम इस पे बहुत कमेंट नहीं कर सकते। बस हम हर बच्चे से यही कहेंगे कि जो सीट है उसे एक ही चाहिए और लेट ट्राई। ठीक बात। अभी एक प्रश्न और बनता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की ना फीस बड़ी हाई है, तो आपके अकॉर्डिंग प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए? देखिए, जिसके पास रिसोर्स हो तो लेना चाहिए, और जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है तो उसे अपने को परेशान नहीं करना चाहिए। आमतौर पे बच्चे को कितना ड्रॉप करना चाहिए? 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर? मैं चाहता हूँ कि हार्डली बच्चा 2 ईयर Enough. 3 ईयर 2 ड्रॉप 3 ईयर करे। मैक्सिमम। और वो डिपेंड करता है कि उसकी स्कूलिंग कैसी थी। अगर वो स्कूल के समय अच्छा प्रिपेयर करके आया है तो मैक्सिमम 2 ईयर, वरना 1 ईयर उसे अपनी स्कूलिंग के पार्ट के लिए प्लस कर लेना चाहिए। ठीक बात। अभी हम नवंबर एंड में हैं और दिसंबर हो जाएगा कुछ ही दिनों में। हो सकता है जब वीडियो रिलीज हो रही हो तो दिसंबर हो जाए। तो दिसंबर से अगर हम मई तक की जर्नी लें तो हमारे पास अभी सिर्फ 5 महीने बचे हुए हैं। ओनली 5 मंथ लेफ्ट फॉर नीट 2026। तो बच्चे को क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? मैंने तो कैलकुलेट कर रखा है, 154 डेज हैं। राइट। तो आज जब हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। ओके। तो मैं सिर्फ 2 तरह के देखे बच्चे हैं। एक बच्चा तो वो है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, और दूसरा बच्चा वो है कि जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। दोनों की स्ट्रेटजीज अलग अलग होंगी। तो जो बच्चा है जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे और मिड ऑफ द जैन तक कंप्लीट कर ले, और फिर वो रिवीजन स्टार्ट करे। और जिसका कंप्लीट हो गया है वो इमीडिएटली रिवीजन के साथ साथ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। और नीट के बच्चे को मैं राय दूंगा कि वो वीक में 2 टेस्ट ज़रूर दें, वीकली 2 टेस्ट। तो अभी आपकी कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो गया है? कुछ बैचेस का कंप्लीट हो गया है, कुछ बैचेस का जो है Going on कंप्लीट हो रहा है, गोइंग ऑन है। तो जिन बैचेस का कंप्लीट हो गया उनको हमने एक जस्ट इसी संडे से टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। ओह नाइस। इट्स मीन कि टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, अब एक क्वेश्चन ये आता कि हम कहें कि पर वीक वो टेस्ट 2 टेस्ट दे, तो इतने टेस्ट कहाँ से मिलेंगे? वे कोई कोचिंग इतनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो वो एक काम कर सकते हैं, पिछले साल के जो 40 टेस्ट हुए थे वो, और जो इस साल के ऑनगोइंग टेस्ट हैं वो, एक टेस्ट लास्ट ईयर वाला दे ले रिवीजन के तौर पे, एक प्रॉपर टेस्ट दे ले, क्योंकि प्रैक्टिस ही इसको परफेक्ट बना सकती है। जैसे बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते कि हमको प्रैक्टिस कैसे हमको परफेक्ट बनाएगी। उसने एग्जाम तो दे दिया, मार्क्स भी आ गए, लेकिन बिहाइंड द सीन जो वर्किंग होती है, बिहाइंड द सीन वर्क करने का जो हमारा अपना कल्चर है, हम ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को 2 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक जिनके टेस्ट में मार्क्स कम आए, एक जिनके टेस्ट में मार्क्स ज़्यादा आए। और हम थोड़ा स्टैंड है कि हम एक डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। हम उन बच्चों पे काम करना शुरू करते हैं जिनके मार्क्स कम आए। आमतौर से बाकी कोचिंग वाले उन बच्चों पे काम करते हैं जो, तो हम अपने डिपार्टमेंट के दूसरे लोगों को दे देते हैं कि उनकी एनालिसिस करें। और इसको हम लोग कहते हैं 1-to-1 मार्किंग करते हैं, और फिर उन्हें ओपिनियन देते हैं। हम कभी कभी ये भी कहते हैं बच्चे से कि इस बार इस सब्जेक्ट में 180 मार्क्स ले आओ, बाकी में ना आवे कोई बात नहीं। हम जानते हैं कि जब भी वो किसी सब्जेक्ट में 100% टच कर जाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा खेल है इसमें। और जिसे कहते हैं माइंडसेट का बहुत बड़ा खेल है। आपको काउंसलिंग में जब भी बच्चे मिलते होंगे तो 90% बच्चों ने यही कहा होगा, मुझे आता तो था, हम कर नहीं पाए। ये जो एक लाइन का सेंटेंस है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब जैसे एक मेरा स्टूडेंट अभी एम्स दिल्ली से आया, क्लास में बच्चों से मैंने इंटरेक्ट कराया। बीच बीच में ऐसा करते रहना चाहिए।
उसने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उसने कहा कि पिछले साल मैं इस तरफ बैठता था और आज इस तरफ खड़ा हूँ, मुश्किल से 2 मीटर की डिस्टेंस है, लेकिन इसको चलना आसान नहीं है। प्लानिंग करनी पड़ेगी, हाँ, हार्डवर्क करना पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि ये अब टीचर की जिम्मेदारी है, कोचिंग की जिम्मेदारी है, इवन पेरेंट्स की भी है, और कि वो थोड़ा मार्क करें। अगर वो उस समय नहीं दे पा रहे हैं तो वो अपने काउंसलर से कहें कि भाई आप इसको मार्क करिए कि कैसे कर पाएंगे। ठीक है। एक क्वेश्चन और बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जैसे गर्ल्स के साथ में एक फंसता है बहुत ज़्यादा, मतलब जितना मैं काउंसलिंग करता हूँ उस दौरान ये आता ही आता है क्वेश्चंस कि पेरेंट्स ना शादी कर देंगे, बहुत सारे ड्रॉप हो गए इसलिए मुझे इसी साल करना है। तो उस केस में पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, अगर बच्चा डिटर्मिन्ड है तो मैंने भी ये बात सुनी है, बच्चों से कही है, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स सिर्फ धमकी देते हैं। बहुत कि बार इसी साल बच्चा कर आके लो। जब सामने से बोल देता है, उसकी एज ही अभी 18-20 साल है। ये हम सब सीनियर लोगों को हाँ। जो हैं उन्हें पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करनी चाहिए कि शादी कर देंगे, ठीक है, आप चाहते हैं जल्दी कर दें, ये है वो है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये डॉक्टर बन गए तो मुझे लगता है कि शादी और बेहतर हो जाएगी। ये भी तो बता सकता हूँ मैं उन्हें। नहीं, ये गाइड किया जा सकता है, बट पेरेंट्स के लिए क्वेश्चन हाँ, था कि उनके मन में ये उनके मन में ये जो है बना कि हुआ है ये देखिए, नहीं होना चाहिए। आज के इंडियन सोसाइटी में बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है। वो शादी और ये सब सोशल इश्यूज़ हैं, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। 50 परसेंटाइल हमारा क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है सर। 50 परसेंटाइल ऐसे बच्चे होते हैं जो कि डिसक्वालीफाइड होते हैं। तो जो डिसक्वालीफाइड हैं, बहुत अभी मतलब कमेंट आते रहते हैं कि सर रिवाइज कट ऑफ आएगा क्या आयुष काउंसलिंग में, या मान लीजिए वो इस बार नहीं क्वालिफाई हो पाया है, तो उन बच्चों को वो चाह रहे हैं कि हम नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई हो जाएं। तो अगर किसी को जस्ट क्वालिफाई होना है, मतलब 150-200 नंबर चाहिए, अगर कोई शहनवाज सर से पूछे कि सर क्या स्ट्रेटेजी होगी, तो वो बताइए। उनके लिए पास होना ही बड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज आज के समय पे जो डॉक्टरेट डिग्री कोर्सेस उनमें एडमिशन लेने के लिए कम से कम पास होना तो मैंडेटरी है। तो इन सारे बच्चों के लिए देखिए, अगर वो नहीं पास हो पाए, क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, हाँ। तो देखिए उनमें कमियां तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे उनका स्टडी लेवल कम हो, आईक्यू लेवल कम हो, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आजकल को ज़्यादातर बच्चे तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक बीच में रोक के मैं बच्चों के लिए कह दूं कि आजकल बच्चों ने मोबाइल चलाना सीख लिया है। मैं बच्चों से चाहता हूं कि मोबाइल ऑफ करना भी सीख लो, कुछ देर के लिए तो ऑफ करो। तो मैं चाहूँगा, उतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है स्टूडेंट्स में। नहीं, चलाना तो बहुत बढ़िया सीख लिया है, लेकिन ऑफ करना नहीं। हम कहीं ना कहीं सेल्फ कंट्रोल अपना खो दे रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स की तरफ से हम कहें तो। हाँ। और ऐसे बच्चों के लिए जो क्वालिफाई नहीं किए हैं, देखिए वो बहुत सेलेक्टेड स्टडी पे फोकस करें, और वो सेलेक्टेड स्टडी पे वो अपने को कंपेयर ना करें उन टॉपर बच्चों से कि हम देखिए, टारगेट तो सबको सेट करके काम करना होगा ना। अभी आपने टारगेट पूछा था 550 मार्क्स, फिर अब टारगेट उनका 160 मार्क्स है। हाँ, 160 में क्वालिफाई हो जाएंगे। मेरे साथ अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर, मतलब बहुत बार पेरेंट्स भी ऐसा पूछते हैं कि सर प्राइवेट कॉलेज ही नहीं मिल रहा है, प्राइवेट MBBS ही मिल जाए तो कम से कम 250-300 तो आ जाए इसके। सभी बच्चों को जो अपना टारगेट है वो सेट करना चाहिए। अगर कोई जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, उसको 200 मार्क्स पे MBBS मिल गया, हाँ मिल जाता है, मिल गया, तो अब उसे वो टारगेट करके पहले वो अचीव करना चाहिए, फिर उसके आगे की सोचना चाहिए। राइट। इसको कहते हैं हम लोग की पोस्टमार्टम करना चाहिए पहले, कि हमारी समस्या क्या है, और पहले उसको रूट आउट करें, फिर हम एक स्टेप और आगे बढ़ें। राइट। आप लखनऊ में करीब 20 साल से ज़्यादा हो गए आपको पढ़ाते हुए, मतलब 20 ईयर में लखनऊ के स्टूडेंट्स में क्या ऑब्जर्व किया है, या यहाँ पर मेनली पूर्वांचल के बच्चे ज़्यादा आते हैं, तो उनमें क्या खास होता है, क्या खास पाते हैं जो बाकियों में नहीं है? मुझे लगता है कि इन 20 सालों में तो कोई ख़ास चेंज नहीं आया है, पहली बात तो ये। हाँ, थोड़ा से बच्चे
का लेबर करने का या स्टेमिना कम हुआ है, शायद वो कोविड ने किया है। कि जैसे हम पहले अगर स्टेमिना रिड्यूस हुआ है या बच्चे के अंदर जो ललक हुआ करती थी वो रिड्यूस हुई है? पहले तो स्टेमिना ही मुझे लगता कम हुआ। उसकी वजह है कि पहले अगर हम चाहते थे कि 3 घंटे का क्लास लें तो ले लेते थे, बच्चा बैठा रहता था। आज 1.5 आवर के बाद बच्चा हिलने लगता है और एक बार बाहर जाके वॉशरूम होके पानी पी के तब आके बैठता है। तो मुझे लगता है कि ये कोविड ने थोड़ा से एक जगह स्टेबल रहने की जो है टेंडेंसी कम की है। कोविड इन सेंस कि आप कह रहे हैं जो 30 सेकंड का वो रील देख के उसको ये लगता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हम सीख लेते हैं, हाँ, इसकी वजह से रिड्यूस हुआ है? हाँ, कुछ है। और दूसरा जो रील और मोबाइल और ऑनलाइन इस पे डिपेंडेंसी बढ़ी है, इसने भी थोड़ा से फोकस कम किया है। जैसे आप कह रहे थे कि ललक कम हो गई, तो हाँ, फोकस कम किया। जो एक ललक, एक जो जज्बा पहले बच्चों में देखने को मिलता था ना, तो वो बड़ा प्योर होता था। अब इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, पहले ऑप्शंस नहीं थे, पढ़ाई छोड़ और कोई नहीं था। जैसे मैं बताऊं कि एक बच्चा भी आईआईटी कानपुर में मुझे मिला और उसने एक इतनी मोटी किताब जनरल स्टडीज़ की मुझे दिखाई और पूछा कि सर इसको मैं पढ़ लूँ तो हो जाएगा? तो मैंने कहा हाँ, इसको पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट हो जाएगा। जब मैं अगली विज़िट में उसके पास गया तो उसने कहा सर आप सुन लीजिए, मैंने पूरा रट डाला। तो मैंने पूछा कि तुमने इतनी मेहनत कैसे किया? तो उसने कहा सर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, घर पे ना खेत है ना घर है, पिताजी मजदूरी करते हैं। तो पहले हमारे पास इतने ऑप्शंस नहीं थे। हाँ। तो जो बच्चा निकलता था उसी पे फोकस रहता था। आज ऑप्शंस हैं, यूट्यूबर बन जाए, रील बना लें और दूसरे बिजनेस कर लें, तमाम है। बट ये बहुत अनस्टेबल है। हाँ, मैं वापस से आपसे इस चीज़ को पूछूंगा, अगर किसी स्टूडेंट को आपको सजेस्ट करना हो, बिकॉज आमतौर पे कोचिंग क्लासेस में आप बिजी रहते हैं, बिकॉज आपकी क्लासेस रहती हैं, बहुत सारे बच्चे हो सकता है उनके मन में प्रश्न आता हो बट उस तरह की बात नहीं कह पाते हैं। अगर उनको शहनवाज सर से पूछने का मौका मिले और वो कहें कि सर हमको डॉक्टर बनना है, तो क्या तरीका अपनाना पड़ेगा और हम डॉक्टर बनने के लिए तैयार हैं, आप बस मुझे रास्ता बताइए, तो वो रास्ता कौन सा है? मैं इतना ही कह पाऊँगा कि सर मैं आज भी 17-18 घंटे काम करता हूँ और क्लासेस तो 7 से 8 घंटे ही लेता हूँ। इसके बावजूद भी दिन भर वहीं स्टूडेंट्स के बीच रहता हूँ और ईज़िली अवेलेबल हूँ। और मेरे साथ के कई साथी ऐसे हैं, टीचर्स हैं जो ऑफिस में बैठते हैं यहाँ, मैं कैंपस में खुलेआम खड़ा रहता हूँ। Okay. और एकदम ओपन एरिया में बैठा रहता हूँ, अवेलेबल फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो वो ग्रेविटी का स्टूडेंट हो ना हो तब भी अवेलेबल। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लखनऊ में जो बच्चा सेलेक्ट होता है, लखनऊ में आमतौर से 50% स्टैक मेरा ही है सिलेक्शन में, और 50% अदर्स का है। तो इसके बावजूद भी जो अदर इंस्टीट्यूट से सेलेक्ट होते हैं वो भी आके काउंसलिंग हमसे करा जाते हैं। कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए, कैसे फॉर्म भरना है, क्या है। और आई एम वेरी हैप्पी। टेस्ट सीरीज का सर कितना रोल होता है किसी बच्चे के नीट सिलेक्शन में? अगर उसकी प्रिपरेशन का लेवल हाई है तो टेस्ट सीरीज उसे बहुत अच्छी रैंक दिला सकता है। टेस्ट सीरीज पहले देना स्टार्ट करना चाहिए या पहले पूरा चैप्टर सम को खत्म कर देना? पहले एटलीस्ट 80% अपना सिलेबस पूरा कर लें, देन स्टार्ट दैट। एटलीस्ट एक सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो आ जाए। हाँ, सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ जाए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस होंगे, अगर देखिए पेपर देते समय स्टूडेंट को कम से कम 90% क्वेश्चंस को आना चाहिए। नहीं आना चाहिए तो पढ़ा हुआ लगना चाहिए। हाँ, एटलीस्ट हम कनेक्ट तो कर पाएं, हम माइंड में फ्रेम तो कर पाएं कि इसको हमको इस तरह से करना है। हमने पढ़ा है, हमने देखा है, ये हमारे से, तब ये कॉन्फिडेंस आता है कि चीज़ें मैं कर सकता हूँ। और अगर कहीं 50% चीज़ें उसकी पढ़ी हुई ना हो, देखी हुई ना हो, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस वहीं लूज कर जाएगा। ओके, अगर आपसे पूछा जाए बॉटनी बड़ा सरल तरीके से कैसे पढ़नी है या किस तरह से रट्टा मार के करना है? मैं चाहता हूँ कि 2 स्टूडेंट्स का ग्रुप होना चाहिए, वो एक दूसरे से पूछें, और ये याद करने का सबसे अच्छा तरीका है। क्योंकि आप आइसोलेटेड मीडियम में रटेंगे बैठ के तो वो साइंटिफिकली, साइकोलॉजी ये कहती है कि एक हफ्ते में 80% भूल जाएंगे आप।
दो लोग आपस में इंटरैक्ट करें। मेमोरी स्ट्रांग होती है उससे। बहुत स्ट्रांग होगी। और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जब हम इंटरैक्ट करते हैं तो वो चीज़ें याद रहती हैं। और क्योंकि बायोलॉजी एग्जाम्पल बेस्ड है और तो एग्जाम्पल्स तो पूछा जाए। हम तो बच्चों से एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि जब किसी को टेलीफोन करो तो हाय हेलो ना क्या करो, किसी एंटीबायोटिक का नाम लो, उधर से वो बैक्टीरिया का नाम ले। तो अगर ऐसी कोई इवेंट हो जाए तो वो कभी भूलेगा नहीं। हाँ, ये याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। हम लोग अपने स्कूल डेज में इस तरह से करते थे कि फिक्स कर लेते थे जो केमिकल रिएक्शन हम लोग केमिस्ट्री में भूलते थे, नेमिंग रिएक्शन मेनली, तो वो हम लोग पूछ लेते थे एक दूसरे से। तो वो उससे रिकॉल हो जाता था कि हाँ यार ये ऐसा था, या बीच में ये रिएजेंट यूज किया गया था, इसका ये मीनिंग था। बच्चे आमतौर पे अभी जो फेज चल रहा है, बिकॉज अब ठंड बढ़ेगी धीरे धीरे, तो बच्चों को नींद आना शुरू हो जाती है, सोते खूब हैं, तो इससे काफ़ी डाउनफॉल होता है। मतलब मैंने एक स्टार्टिंग में भी इस चीज़ को डाला था कि बच्चे उतने डिसिप्लिन नहीं होते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स को इस सिलसिले में एक राय देते हैं कि आप को जब लगे नींद आ रही है तो आप अपने रूम में टहल के पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम जब खड़े रहते हैं तो नींद नहीं। बहुतों की सिलेक्शन ठंड रोक देती है। हाँ, ठंड तो बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि ये 2 महीने आप सिर्फ रजाई में अंदर रहेंगे तो सो जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि एक तो उन्हें पानी पीते रहना चाहिए रेगुलर, और दूसरी थोड़ा टहल के पढ़ना चाहिए। टहलने में ठंडक भी नहीं लगती। ठीक बात। एट द एंड बस एक क्वेश्चन आपसे और लूँगा कि अगर किसी को शहनवाज सर से पढ़ना हो तो वो कहाँ पर आप मिलेंगे, कैसे वो आपसे आपकी हेल्प ले सकता है अपनी नीट सिलेक्शन में? हजरतगंज में ग्रेविटी क्लासेस है, उसका मेन कैंपस है। वैसे शहर में 6 कैंपस हैं हमारे पास, और उस कैंपस में मैं ऑलमोस्ट ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ, वर्किंग आवर में, और 8 to 8 अवेलेबल हूँ। कोई भी बच्चा आके हमसे अपने डाउट्स भी पूछ सकता है, रेगुलर क्लास करना चाहता है तो हमसे क्वेरी कर सकता है, और यह काउंसलिंग के लिए भी जानना चाहता है तो भी। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूँ कि भाई इस पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जो आपस के वो 36 वाले आंकड़े होते हैं ना, वो ख़त्म होंगे। मतलब सर ने अपने एक बहुत लंबे एक्सपीरियंस से, मतलब बच्चों की इतनी एज होती है जिनको आप पढ़ा रहे होंगे, उतना आपको एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि आप सभी के डाउट्स, प्रॉब्लम, क्वेश्चंस जो भी थे, व्हाटएवर, वो रिजॉल्व हुए होंगे। रिमेन्स अगर कोई बॉटनी वाला रह गया तो भाई वो सर के पास डायरेक्टली चला जाए, मैं डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा सर की। नमस्कार।